नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन बिहार विधानसभा में चल रहा है। देश भर के पीठासीन अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जैसा कि सभी को पता है, देश में 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है। उसमें से एक महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के विधान परिषद की उपसभापति श्रीमती नीलम ताई गोहरे जी हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में जो चर्चा हो रही है। नीलम ताई जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और महिला पीठासीन अधिकारी कुछ गिनती की हैं, उनमें से एक आप हैं। ये देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और महिला सशक्तिकरण का जो पूरा अभियान है, एक तरीके से आप उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी जो चर्चा चल रही है कि जो 75वां वर्ष है संविधान को अंगीकार करने का, उसमें संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में, उसे और मजबूत करने में संसद और विधान पीठों का, विधायी पीठों की जो भूमिका है, आपका क्या कहना है? देखिए, जनता की साक्षरता के साथ साथ विधि साक्षरता भी बहुत जरूरी है। और जब हम बोलते हैं कि संविधान बहुत अहम महत्व रखता है, तो संविधान हमारे जिंदगी से किस तरीके से जुड़ा है, ये मुद्दे विधानसभा और परिषद में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब विधानसभा का या परिषद का सेशन होता है विधिमंडल का, तो पूरे स्टेट में लोगों का, हर गांव में चर्चा होती है कि अपने गांव के लिए क्या होने वाला है। मतलब विधान भवन में सिर्फ होता है वो चर्चा नहीं है, पूरे गांव में चर्चा है कि ये कानून पास हो गया, या लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, दाम कब मिलेगा। लेकिन इसका मतलब है कि हमारे जिंदगी के बारे में निर्णय लेने वाले विधिमंडल है, ये लोगों को मालूम है। और ऐसे विधिमंडलों में जब चर्चा होती है लोकशाही के बारे में, से 75 साल हो गए राज्य घटना को, तो राज्य घटना को बचाना है मतलब क्या करना है, राज्य घटना का संवर्धन करना है मतलब क्या है, ये सब मुद्दे सामने आना जरूरी है। और इसके लिए मैं अपने ओम प्रकाश जी बिड़ला साहब लोकसभा के अध्यक्ष, फिर जगदीश जी धनखड़ साहब अपने उपराष्ट्रपति जी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, इनको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि बिहार विधानसभा में और परिषद में ये अपना प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस हो रही है। और अभी ये मैंने चौथी बार मैंने अटेंड किया है। तो एक तो बात होती है कि बहुत सीरियसली लोग मुद्दे रखते हैं, उसमें से हमें भी अपना परिप्रेक्ष्य, जो पर्सपेक्टिव है, वो ठीक करने के लिए मौका मिलता है। और इस समय प्रोग्राम भी दिया है ओम प्रकाश बिड़ला साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 1 साल चर्चा करें। मैं ऐसा प्रस्ताव रखने वाली हूँ आज मेरे भाषण में कि कॉमन सिविल कोड का जिक्र माननीय मोदी साहब ने किया है, और नारी शक्ति वंदन विधेयक तो पास हो गया है पार्लियामेंट में। ये तो इतिहास बना है, क्योंकि कभी नहीं लगा था कि आरक्षण का बिल कोई हमारे ज़िंदगी में कोई पास करेगा, क्योंकि 30 साल से उसके लिए संघर्ष हो रहा था। और मोदी साहब ने जो राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके सामने रखी है, वो महिलाओं में जो जागृति आई है, महिला सबका समान हिस्सेदार है। पंचायत राज में जो महिलाओं ने काम किया है, वो देखते हुए पर्सपेक्टिव में उनका प्रतिबिंब होना चाहिए और प्रतिध्वनि होना चाहिए। इसके लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लाया है। लेकिन वो 2029 तक अगर होने वाला है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सक्षमता जो है वो बढ़ाए महिलाओं की। और वो किन की बढ़ाए कि जो ऑलरेडी MLAs हैं, MLCs हैं और हर स्टेट में काम कर रही है, ऐसे महिलाएं तैयार होगी तो वो नारी शक्ति वंदन का विधेयक आगे लेके जाने के लिए सरकार को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा और हर पार्टी को फायदा होगा। आपका कहना है कि बिल तो पास हो गया, लेकिन इसका जो लाभ मिलने वाला है, वो लाभ कैसे लेना है, इसके लिए महिलाओं को जागरूक करना चाहिए, ताकि वो स्वयं से आगे आए और ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक कानून बना, उसका लाभ उनको मिले। देखिए, कभी कभी राजनीति में मौका मिलता है, जैसे आपने कहा कि 6 महिला ही है पूरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में। अभी हमारे घर में तो राजनीति नहीं है, तो ऐसे में स्थिति में भी राजनीति का मौका मिलना ये बहुत मुश्किल बात रहती है। और इसीलिए जिनको कोई राजनीति की पार्श्वभूमि नहीं है, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, ऐसे कार्यकर्ता महिला अगर चुन के आएंगी, तो वो कब आएंगी? जब उनको जानकारी होगी। और इस जानकारी के काम जो है, इसीलिए हम तो हमेशा कहता है कि नॉलेज इज़ पावर। तो इसीलिए इस तरीके के प्रोग्राम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी देने के लिए किए जाएंगे तो फायदा होगा। दूसरा अहम मुद्दा है कॉमन सिविल कोड का, क्योंकि कॉमन सिविल कोड एक धर्म के खिलाफ में दूसरा कानून नहीं है। तो हर धर्म में इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन महिलाओं को इनहेरिटेंस है, डिवोर्स का एक्ट है, अडॉप्शन है, मेंटेनेंस है, ये मिलने के लिए कॉमन सिविल कोड जरूरी है।
और इसके लिए कॉमन सिविल कोड मतलब क्या है, इसके बारे में भी चर्चा होगी अपने हर जगह के असेंबली में, पार्लियामेंट में और काउंसिल्स में। तो भी लोगों के मन में जो संदेह है वो दूर हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका कहना है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर सामान्यतः आम लोगों में भी बड़ा मतभ्रम है और विशेष करके महिलाएं तो इस ओर सोचती ही नहीं, जबकि कॉमन सिविल कोड का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को ही मिलने वाला है। महिलाओं को मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है पुरुषों ने क्या है, पुरुष भी पिता है, सास है, ससुर है, भाई है। जब बहन पर अन्याय होता है तो भाई को भी दुख होता है और पिता को भी दुख होता है। इसके लिए महिलाओं को सिर्फ फायदा है और पुरुषों का है, ऐसा नहीं है। कई बार तो हम हिंदू कोड बिल का देखिए, अभी तक हिंदू सक्सेशन एक्ट जब तक नहीं हुआ था तो अगर एक संयुक्त रहने वाली फैमिली थी तो लड़कियों को प्रॉपर्टी मिलती नहीं थी, वो उनके चचेरे भाई के पास जाती थी। तो इसके लिए ये तो हर महिलाओं का और हर धर्म का अहम समान अधिकार का मुद्दा है। आप 2 दशक से अधिक समय से राजनीति में हैं, विधान परिषद की सदस्य हैं और अब तो उपसभापति हैं, और इससे पहले भी आप को नेतृत्व करने का अवसर मिला है। मेरा एक प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भी महिलाओं का बड़ा योगदान था, संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी महिलाएं थीं, देश की महिला प्रधानमंत्री रहीं, अलग अलग राज्यों में राज्यपाल रहीं, मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन इनके बाद भी जितनी बड़ी संख्या में राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्या कारण आपको लगता है? एक तो है कि समाज में बहुत हद तक एक पुरुषों में वर्चस्व की भावना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं औरत को कुछ अक्ल नहीं है, कुछ समझता नहीं है, इस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा मुद्दा है हिंसाचार। इतनी दबंग तरीके से राजनीति में लोग बिहेव करते हैं कि महिलाओं को तो घर में बोलते हैं कि ऐसे लोगों के साथ तो तुम बाहर भी नहीं जा सकती। तीसरा है चारित्र्य हनन, क्योंकि महिला जब घर से निकलती है तो उसके चारित्र्य के बारे में कई सवाल पैदा किए जाते हैं। इसके लिए महिला अधिकारी तो बन रही है, लेकिन महिलाओं को बहुत अड़सर है इसमें। देखिए, अभी मैं परिषद में हूँ, लेकिन ना मुझे कोई रिजर्वेशन था, ना उपसभापति, प्रिसाइडिंग ऑफिसर में भी देखिए आप, मैं किसी पर आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन इतने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में 5% भी महिलाएं नहीं है क्योंकि आरक्षण का सिर्फ सवाल नहीं है। जैसे एक बार कुछ कहा था कुछ ट्राइबल लीडर्स ने कि इट इज़ नॉट इशू ऑफ इंक्लूजन, इट इज़ इशू ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ट्राइबल्स एंड वीमेन एंड एससीज। तो एक्सक्लूजन का, किसी को ना लेना क्योंकि वो औरत है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये मुझे लगता है। जी, अभी जो ये अपना चल रहा है पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, विशेष करके इसमें वो चर्चा होती है कि संवैधानिक व्यवस्था को, प्रक्रिया को हम और कैसे मजबूत बनाएं जिससे आम जनता को इसका लाभ मिले। आप उपसभापति हैं महाराष्ट्र विधान परिषद की, आपने कोई ऐसा प्रयोग किया या करने की योजना है जिससे कि संवैधानिक व्यवस्था, प्रक्रिया और मजबूत हो? एक तो देखिए, हमने ये पूरा के पूरा प्रोग्राम जो है ना वो SDGs, शाश्वत विकास उद्दिष्ट के साथ में जुड़ा है। दूसरा, बीजिंग में विश्व महिला सम्मेलन हुआ था जिसमें उसको 25 साल हो रहे हैं। तो हर देश को ये ज़रूरी है कि कौन सी अड़चनें हैं, कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं महिला प्रगति में, वो उसके बारे में काम करें और उसके बन से एक प्लान बनाए, नेशनल प्लान। तो ये नेशनल प्लान बनाने का जो काम है उसको मैं ज़्यादा मजबूत करना चाहती हूँ। और इसके लिए जैसे कि महिला और स्वास्थ्य है, बालिकाओं के प्रति होना नहीं हिंसाचार है, एम्प्लॉयमेंट है, फिर कानून का सवाल है, प्रशासन है, प्रशिक्षण है, ऐसे 12 माध्यम हैं। तो 12 मुद्दों को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो संसद टीवी से मेरी प्रार्थना ये रहेगी और धनखड़ साहब और बिरला साहब से कि आप SDG के एक SDG पर किस तरीके से जेंडर इक्वालिटी नंबर 5 से जोड़ सकते हो, इसके बारे में अगर काम करते हैं तो हर स्टेट के पास काफ़ी कुछ निधि आता है। केंद्र सरकार के लिए भी बहुत ही अहम मुद्दा है। तो SDG के साथ जुड़ा जाएगा तो हमारा पर्यावरण भी बचेगा और महिला सक्षमता भी हो सकती है। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग बात कर रहे थे महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति श्रीमती नीलम ताई गोहरे जी से, और उन्होंने महिलाओं के राजनीति में आने को लेकर, महिला आरक्षण कानून को लेकर, कॉमन सिविल कोड को लेकर एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम विशेष करके महिलाओं के बीच किया जाना चाहिए, ऐसी अपनी राय रखी है। तो ये साक्षात्कार देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए संसद टीवी।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।